आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे लवणों का जल अपघटन एवं इनके विलयन का पीएच। लवण का मतलब साल्ट, जिसमें अम्ल और क्षार दोनों उपस्थित हो। और जल अपघटन का मतलब पानी में डालने पर वो टूट जाए। जैसे बिजली में का प्रयोग करके करंट डाल के तोड़ा जाता था, तो इलेक्ट्रोलिसिस। और पानी में डालने में टूट जाए तो उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिसिस। तो कोई साल्ट है, उसको पानी में डाल दिया गया तो वो टूट गया है, तो जो सॉल्यूशन बना उसके पीएच मान क्या होगा, इसकी हमको गणना करना है और इसके बारे में पढ़ना है। तो देखिए, कह रहा है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट्स एंड द पीएच ऑफ दियर सॉल्यूशन। तो लवणों का जल अपघटन एवं इनके विलयन का पीएच। तो देखिए, कह रहा है कि अम्लों तथा क्षारकों के निश्चित अनुमान में अभिक्रिया द्वारा बनाए गए लवणों का जल में आयनन होता है। तो हमने पढ़ा है कि जो साल्ट होता है वो एसिड और बेस को मिला के जब न्यूट्रल कर दिया जाता है तो जो पदार्थ मिलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? साल्ट कहते हैं। जैसे NaOH प्लस HCl। NaOH में OH है तो ये बेस है, HCl में H है तो ये एसिड है। हमने पढ़ा है कि जो आर्हेनियस थ्योरी क्या थी कि पानी में अगर किसी चीज़ को डाल दिया जाए तो जो OH माइनस देगा वो बेस होगा, जो H प्लस देगा वो एसिड होगा। अगर HCl टूटेगा तो H प्लस प्लस Cl माइनस देगा, और अगर NaOH टूटेगा तो Na प्लस प्लस OH माइनस देगा। तो जैसी बात है, ये OH दे रहा है इसलिए बेस है, ये H प्लस दे रहा है इसलिए एसिड है। तो अब इनकी अगर रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? NaCl बन जाएगा। Na और Cl और H और OH मिल करके पानी बनाएंगे। तो ये जो तैयार होगा इसको हम साल्ट बोलते हैं, हिंदी में लवण बोलते हैं। तो इस प्रकार से रिएक्शनें होती हैं। तो वही कह रहा है कि अम्लों तथा क्षारकों के निश्चित अनुपात में अभिक्रिया द्वारा बनाए गए लवणों का जल में आयनन होता है। यानी जल में डालने पर वो आयन में टूट जाते हैं। जैसे अभी हमने NaCl बनाया है तो NaCl को अगर पानी में डालें तो Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। तो आयनन द्वारा बने धनायन ऋणायन जलीय विलयन में जल योजित होते हैं या जल से अभिक्रिया करके अपनी प्रकृति के अनुसार अम्ल या क्षार का पुनरुत्पादन करते हैं। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं सब बातें कि जब पानी में डाल देंगे NaCl को तो Na प्लस का, जैसे गेंद को पानी में डुबोएं तो ऊपर एक लेयर पानी की चढ़ जाती है, उसी प्रकार से Na प्लस के ऊपर एक लेयर चढ़ जाएगी, तब उसको हम Na एक्वस लिखेंगे, जैसा पीछे पढ़ चुके हैं। क्यों लिखेंगे? क्योंकि वो जल योजित हो गया। एक्वस को हिंदी में जल योजित बोलेंगे, हाइड्रेटेड। तो पानी की लेयर की वजह से Na एक्वस और Cl माइनस एक्वस बनेगा, Na प्लस एक्वस। तो वही बात यहाँ पर कह रहा है। अब ये अपनी प्रकृति के अनुसार अम्ल और क्षार की तरह का पुनरुत्पादन करते हैं। जैसे NaOH के साथ मिलकर NaOH बना लेगा, Na प्लस OH माइनस के साथ, और Cl माइनस H प्लस के साथ मिलकर HCl बना लेगा। तो NaOH हमारा क्षार हो जाएगा यानी बेस, और HCl हमारा एसिड हो जाएगा यानी अम्ल। तो इस प्रकार से पुनरुत्पादन करते हैं अम्ल और क्षार। जल तथा धनायन अथवा ऋणायन या दोनों से होने वाली अन्योन्य अभिक्रिया को जल अपघटन कहते हैं। तो जल स्वयं जैसे केवल पानी ही हो, जैसा हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो 2H2O हो तो ये खुद ही H3O प्लस प्लस OH माइनस में टूटता था। या
जो धनायन है जैसे Na+ है या ऋणायन है Cl-, तो पानी NaOH+ और H3O+ और OH- में टूटा है, और जल इस प्रकार से भी टूटता है, H+ और OH-। तो देखिए H+ कहें या हाइड्रोनियम आयन H3O+ कहें, दोनों एक ही बात है, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। तो NaOH के साथ मिलके क्या बनाएगा NaOH, HCl के साथ मिलके क्या बनाएगा HCl। तो वही कह रहा है कि जल या तो स्वयं +- में टूट जाता है यानी आयन देता है, या फिर धनायन अथवा ऋणायन या दोनों से होने वाली अनियन क्रिया को जल अपघटन कहते हैं, या दोनों से क्रिया हो रही। देखिए यानी H2O का जो H+ है OH- है, इससे क्रिया करके NaOH बना रहा है, H+ से क्रिया करके HCl बना रहा है, तो इसी को अन्योन्य क्रिया कह रहा है, मतलब अन्य से जो पानी की क्रिया हो रही है उसकी बात हो रही है। तो इसको देखते हैं थोड़ा इंग्लिश में। अन्योन्य क्रिया को अंग्रेजी में इंटरेक्शन कह रहा है, पीछे भी हम लोग पढ़ चुके हैं, अन्योन्य क्रिया शब्द कई बार आया है। तो इस प्रकार से देखिए ये जल अपघटन कैसे हुआ हम लोग समझ लिए। तो इसको थोड़ा सा ये इतनी लाइन को आप अंडरलाइन करिए। कि पानी का स्वयं आयनों में टूटना या जो धनायन और ऋणायन है उनके साथ अन्योन्य क्रिया यानी इंटरेक्शन द्वारा इंटरेक्शन की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम जल अपघटन कहते हैं। इस अन्योन्य क्रिया से पीएच प्रभावित होती है। तो इस अन्योन्य क्रिया से क्या होगा, पीएच में प्रभाव पड़ेगा ही। प्रबल क्षारकों द्वारा दिए गए धनायन, जैसे उदाहरण में Na+K+Ca+Ba+2 Ca+2 आदि, तथा प्रबल अम्लों द्वारा दिए गए ऋणायन, उदाहरण Cl-, Br-, NO3-, ClO4- आदि केवल जलयोजित होते हैं, जल अपघटित नहीं होते। ध्यान दीजिए, जैसे अभी हमने आपको बताया कि Na+ है तो क्या होगा, उसके ऊपर पानी की लेयर चढ़ जाएगी, तो इसी को क्या बोलते हैं, जलयोजित, या हिंदी अंग्रेजी में हाइड्रेटेड बोलते हैं। तो वही कह रहा है कि प्रबल क्षारक जो हैं, पहले और दूसरे ग्रुप के जितने तत्व हैं आवर्त सारणी में, वो स्ट्रांग बेस होते हैं, प्रबल क्षार की तरह काम करते हैं। और जो सातवें वर्ग के हैं, जो देखिए सब सातवें के हैं और छठवें के भी, ओ भी है उसमें, एन भी है, सातवें, छठवें, पांचवें, इनमें ऊपर वाले स्ट्रांग रहेंगे, नीचे वाले वीक होते चले जाते हैं। वर्ग में भी, पहले दूसरे में भी, और पांचवें, छठवें, सातवें में भी ऊपर वाले ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, जो तत्व ऊपर वाले होते। आवर्त सारणी जब पढ़ाया था बहुत अच्छे से हम लोग इस चीज़ को पढ़े हैं। तो वही कह रहा था कि ऊपर वाले Cl Br तक हैं, और पांचवें में N है, छठवें में O जैसे है, ClO4 है, ये सब। तो कुल मिलाकर के स्ट्रांग बेस और स्ट्रांग एसिड जो हैं उनके जो आयन हैं वो केवल जलयोजित होते हैं, जल अपघटित नहीं होते, जल द्वारा टूटते नहीं हैं। ठीक ना, ये ध्यान देना है। तो चूंकि जल उन्हें नहीं तोड़ता है, वो खुद टूटते हैं, क्योंकि प्रबल हैं। प्रबल का मतलब ये खुद टूटते हैं। तो जब प्रबल होते हैं तो कह रहा है इसीलिए प्रबल अम्लों तथा प्रबल क्षारों से बने लवणों के घोल उदासीन होते हैं, यानी उनका पीएच 7 होती है। क्यों? क्योंकि पानी उनको तोड़ता नहीं है, बल्कि उनके जो आयन है उनके ऊपर चिपक करके उनको जलयोजित कर देता है। तो जब पानी तोड़ता नहीं तो यानी उनका जल अपघटन नहीं करता, वो खुद टूटते हैं। और खुद क्यों टूटते हैं? क्योंकि स्ट्रांग होते हैं, और जब स्ट्रांग होंगे तो पानी तोड़ने में हेल्प ही नहीं कर रहा, तो जो पानी का पीएच है
वो 7 होता है तो 7 ही रहेगा, यानी विलयन उदासीन रहेगा। क्योंकि स्ट्रांग है तो पूरी तरह टूटेंगे, तो जितना पॉजिटिव होगा उतना निगेटिव होगा आयन। तो जब पॉजिटिव निगेटिव आयन बराबर होंगे तो जाहिर सी बात है पीएच बराबर ही होगा। उस तरह समझिए जैसे तराजू में एक तरफ 1 किलो रखें तो 1 किलो सब्जी रख दें तो भी संतुलित रहेगा। अब एक तरफ 2 किलो का मांट रख दें, दूसरी तरफ 2 किलो सब्जी रख दें तो भी संतुलित रहेगा। तो प्रबल आयन चूंकि दोनों बराबर टूट जाते हैं तो दोनों तरफ के पलड़े जैसे बैलेंस रहते हैं, वैसे प्लस माइनस आयन बैलेंस रहते हैं, तो पीएच पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यद्यपि अन्य प्रकार के लवणों का जब जल अपघटन होता है, ध्यान दीजिए अन्य प्रकार के जो यानी जो वीक हैं उनका जल अपघटन होता है, उनको पानी जो है तोड़ता है। जानते हैं दुनिया में कमजोर को सताया जाता है, बकरी खाई जाती है काट के, लेकिन शेर को कोई खाता है? क्योंकि शेर स्ट्रांग है तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए पीएच नहीं बिगड़ता है, साथ ही रहता है। लेकिन जब वीक ले लेते हैं तो पानी अब उनको तोड़ता है। जब पानी तोड़ेगा तो यानी प्लस मतलब पॉजिटिव और निगेटिव आयन कम टूटेंगे, क्योंकि वीक हैं तो जब कम टूटेंगे तो पीएच 7 की बजाय बदलेगा, यानी प्रभावित हो जाएगा। तो वही कह रहा है यद्यपि अन्य प्रकार के लवणों का जल अपघटन होता है, तो इसको ध्यान देना। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि अब हम निम्नलिखित लवणों के जल अपघटन पर विचार करते हैं। तो अब हम यहाँ पर विचार करेंगे जल अपघटन पर। जैसे दुर्बल अम्लों एवं प्लवर क्षारकों के लवण, उदाहरण CH3COO। ध्यान दीजिए यहाँ पर एक बात समझिए कि जैसे यद्यपि दुर्बल हों लेकिन अम्ल और क्षार यानी पॉजिटिव और निगेटिव आयन, जैसे दुर्बल अम्ल है दुर्बल क्षार है, इस तरह का अगर पॉजिटिव निगेटिव आयन बराबर हो रहे हैं तो भी पीएच पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर एक भाग स्ट्रांग हो गया तो वो पूरी तरह टूटेगा, अब वीक वाला पूरी तरह नहीं टूटेगा, तब पीएच प्रभावित होगी। इसको ध्यान दीजिए, जैसे वीक एसिड वीक बेस दोनों हो तो पीएच प्रभावित नहीं होगी। बस फर्क इतना है कि के और के भी एसिड और बेस के लिए बराबर होना चाहिए तो प्रभावित नहीं होगा। लेकिन अगर इनमें से कोई एक स्ट्रांग हो गया एक वीक हो गया तो फर्क पड़ेगा। तो वही कह रहा है कि हम निम्नलिखित लवणों के जल अपघटन पर विचार करते हैं। जैसे दुर्बल अम्लों एवं दुर्बल क्षारकों के प्रबल क्षारकों के लवण, तो अगर वीक एसिड और स्ट्रांग बेस से मिलकर के बना साल्ट है, जैसे एग्जाम्पल दे रहा है CH3COO। तो अब देखिए अगर हम इसको पूरी तरह लिखें तो हम लिखेंगे कि CH3COO है तो ये CH3COOH रहा होगा, और ये Na है तो ये NaOH रहा होगा। तो ये OH माइनस देगा और ये H प्लस देगा, ये H प्लस देगा और ये OH माइनस देगा। चूँकि ये स्ट्रांग है प्रबल क्षार है, ये दुर्बल अम्ल है, जितने भी कार्बनिक रसायन में अम्ल होंगे या क्षार होंगे वो वीक होते हैं, पीछे पड़ चुके हैं। तो ये ऑर्गेनिक है, कार्बनिक रसायन है, कार्बन है, देखिए ये वीक है। तो स्ट्रांग प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल का ये साल्ट है यानी लवण है। तो वही कह रहा है कि दुर्बल अम्लों तथा प्रबल क्षारकों के लवण, उदाहरणार्थ CH3COO। प्रबल अम्लों एवं दुर्बल क्षारकों के लवण, उदाहरणार्थ NH4Cl। यहाँ पर देखिए HCl प्रबल है, NH4OH दुर्बल है, तो प्रबल अम्ल हो गया और दुर्बल क्षार हो गया। यहाँ पर देखिए दुर्बल अम्लों एवं दुर्बल क्षारकों के लवण, उदाहरणार्थ CH3COO NH4, तो NH4OH भी दुर्बल होगा और CH3COOH भी दुर्बल होगा, क्योंकि इसमें H प्लस जोड़ दें तो एस्टिक अम्ल बन जाएगा, इसमें OH माइनस जोड़ दें तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो एक क्षार हो गया एक अम्ल, दोनों दुर्बल हैं, तो 3 कंडीशन बन गई। एक बार कंडीशन क्या बनी कि प्रबल अम्ल हो दुर्बल क्षार हो यानी स्ट्रांग एसिड वीक बेस, दूसरा स्ट्रांग बेस वीक एसिड, तीसरा बोथ वीक हो जाए
स्ट्रांग ए वीक एसिड वीक बेस। 3 कंडीशन बन गई। अब देखें यहाँ पर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो पूरी तरह से टूट जाता है, पीएच पर प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए उसको नहीं लिया गया। पीएच जिस प्रकार से मतलब ये पानी जिसको तोड़ने में हेल्प करता है, हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। यद्यपि अन्य प्रकार के लवणों का जल अपघटन होता है, यानी पानी उनको तोड़ता है, तो सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं जिनको पानी तोड़ता है। क्योंकि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के साल्ट को यानी लवण को पानी नहीं तोड़ेगा, वो खुद प्रबल है, टूट जाएगा, इसलिए चौथे नंबर पे उसको नहीं लिखा गया। समझने का प्रयास करिए, धीरे धीरे समझेंगे तो बातें बड़ी आसान हो जाएंगी और आपके समझ में आने लगेगा। जिस दिन एनसीईआरटी समझ में आने लगी, दुनिया की कोई परीक्षा नहीं है जिसका प्रश्न समझ में ना आए। तो देखिए कह रहा है, इस प्रकार बने एसीटेट आयन जल के साथ जल अपघटित होकर एसिटिक अम्ल तथा OH- आयनों का निर्माण करते हैं। तो देखिए किस प्रकार से करते हैं, नीचे बनाया गया है रिएक्शन। तो एसीटेट आयन CH3COO- होगा, अब पानी के साथ है तो जलयोजित हो जाएगा, यानी एक्वस हो जाएगा, प्लस पानी लिक्विड के रूप में लिया गया। तो यहाँ पर देखिए CH3COOH हो जाएगा, H2O का H+ इसके साथ चला जाएगा और OH- एक्वस बच जाएगा हमारे पास। ध्यान दीजिए, जब हम K और Kb लिखते हैं तो H2O लिक्विड नहीं लेते। कहने का मतलब समझिए बहुत बारीकी से कि अगर अकेले पानी होगा तो उसको नहीं लेंगे, पानी अगर किसी के साथ होगा तो लेंगे, सांद्रता उसकी लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, Ka 1.8 × 10⁻⁵ है, जो विलयन में अनायनित ही रहता है, यानी इसके आयन नहीं बनते क्योंकि बहुत दुर्बल है। इसके कारण विलयन में OH- आयनों की सांद्रता में वृद्धि हो जाती है, जो विलयन को क्षारीय बनाती है। इस प्रकार बने विलयन की pH 7 से ज़्यादा होती है। तो ध्यान दीजिए और इसको अंडरलाइन करिए कि जो एसीटेट आयन है, एसिटिक अम्ल है, हमारा वीक एसिड है। और वीक क्यों है, क्योंकि ये टूटता कम है, टूट करके H+ कम देता है, इसलिए वीक है। अब जाहिर सी बात है कि H+ कम देगा और विलयन में OH- भी हैं, तो H+ जब कम देगा, OH- की संख्या बढ़ जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि क्षारीयता बढ़ेगी। H+ बढ़ने का मतलब एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, अम्लीयता, और OH- बढ़ने का मतलब क्षारीयता। तो चूंकि OH- ज़्यादा रहेगा, क्योंकि CH3COOH यानी एसिटिक एसिड वीक है, तो ये H+ कम देगा OH- की तुलना में, इसलिए OH- ज़्यादा होंगे तो विलयन क्षारीय होगा। जब विलयन क्षारीय होगा तो pH 7 से ज़्यादा होगा। 7 में उदासीन, 7 से कम अम्लीय, 7 से ज़्यादा क्षारीय, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। 7 न्यूट्रल, ग्रेटर देन 7 बेसिक, लेस देन 7 एसिडिक। ये होता है पीएच की वैल्यू के आधार पर एसिड और बेस का मापन। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इस प्रकार दुर्बल क्षारक यानी NH4OH तथा प्रबल अम्ल HCl से बना NH4Cl जल में पूर्णतया आयनित हो जाता है। अब देखिए यहाँ वीक एसिड था, पानी में डाला गया था, यहाँ पर हमारा वीक बेस है, दुर्बल क्षारक। इस प्रकार दुर्बल क्षारक NH4OH तथा प्रबल अम्ल HCl से बना NH4Cl जल में पूर्णतया आयनित होता है। तो जल में देखिए आयनित हुआ, ये साल्ट है, लवण। अम्ल और क्षार से मिला जो भी बनता है उसको लवण कहते हैं, अंग्रेजी में साल्ट कहते हैं। तो NH4Cl जब पानी में डालेंगे, H2O लिक्विड भी लिख सकते हैं यहाँ,
तो NH4Cl एक्वस हो जाएगा क्योंकि पानी चिपक जाएगा चारों। तो NH4 प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस बन जाएगा। जब ये बन जाएगा तो कह रहा है अमोनियम आयनों का जल अपघटन होने से NH4OH और H प्लस आयन बनते हैं। अब देखिए NH4OH के आयन से H प्लस और NH4 प्लस बन जाएगा, NH4 प्लस और OH माइनस अमोनियम आयनों का जल अपघटन होने से। यहाँ पर देखिए NH4Cl का जल अपघटन हुआ तो NH4 प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस बने। अब यहाँ पर देखिए बात क्या कर रहा है कि अमोनियम आयनों का जल अपघटन करने से होने से NH4OH और H प्लस बनते हैं। कैसे बनते हैं? NH4 प्लस एक्वस प्लस H2O के साथ रिएक्शन होगी अमोनियम आयन की। जल अपघटन का मतलब रिएक्शन। तो NH4OH एक्वस प्लस H प्लस एक्वस बनेगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जिसका Kb 1.77 इंटू 10⁻⁵ है, एक दुर्बल क्षारक, वीक बेस है। हमने आपको बताया है कि पहले और दूसरे वर्ग में जो होंगे ऊपर वाले वो स्ट्रांग बेस होंगे, और पांचवें छठवें सातवें वर्ग में जो ऊपर होंगे तत्व उनसे जो भी बनेगा वो स्ट्रांग एसिड होगा। तो ध्यान देना। तो यह विलयन में अनायनित रहता है। जैसे बात है कि वीक है, दुर्बल क्षारक है, तो कम आयनित होगा। इसके परिणाम स्वरूप विलयन में H प्लस की आयनन सांद्रता बढ़ती है। और जैसे बात है कि जब ये NH4OH जो है पूरी तरह से नहीं टूट करके OH माइनस देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि दुर्बल है। तो H प्लस बढ़ जाएंगे। जब H प्लस बढ़ जाएंगे तो H प्लस का बढ़ना क्या है? अम्लीयता का बढ़ना। इसलिए विलयन क्या होगा? अम्लीय हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि इसके परिणाम स्वरूप विलयन में H प्लस आयन सांद्रता बढ़ती है और विलयन को अम्लीय बना देती है। अतः NH4Cl के जल में विलयन का pH 7 से कम होता है। तो क्यों pH 7 से ज़्यादा है और क्यों कम है, ये हम लोगों ने विस्तार से पढ़ा। तो यहाँ पर देखिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ से ले करके ये हो गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है अंडरलाइन कर लीजिए। और ये पूरा अंडरलाइन कर लीजिए। अगर समझ में आ गया है तो ना करिए, कोई ज़रूरत नहीं। और अगर नहीं समझ में आया, दोबारा ये है कि गलती हो सकती है, तो आप लोग ये काम कर सकते हैं। तो ये पूरा अंडरलाइन हो जाएगा। कि pH का मान बढ़ कब रहा है और कम कब हो रहा है। अब देखिए, अब दोनों अगर दुर्बल हैं, ध्यान दीजिए, दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षारक द्वारा बनाए गए लवण CH3COONH4, तो इसमें देखिए CH3COOH बनेगा और NH4OH बनेगा। अगर पानी से रिएक्शन कराएंगे तो पानी टूट के H प्लस और OH माइनस देगा, तो H प्लस इस पॉजिटिव निगेटिव के साथ जुड़ेगा। देखिए यहाँ बनाया है, एंड CH3COO माइनस एक आयन ये दे देगा। इसको इस तरह समझिए, CH3COO NH4, तो ये जब पानी में डाल देंगे तो पानी हमारा H प्लस और OH माइनस में टूटेगा, और ये हमारा CH3COO माइनस प्लस NH4 प्लस में टूटेगा, NH4 प्लस। तो ये पॉजिटिव वाला निगेटिव से मिल जाएगा, ये निगेटिव वाला पॉजिटिव से। तो ये क्या बना लेगा? CH3COOH बना लेगा, और ये हमारा NH4OH बना लेगा। ये भी वीक है, ये भी वीक है, दोनों वीक है। इसलिए दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षारक द्वारा बनाए गए लवण कह रहा है। CH3COONH4 के जल अपघटन को देखें, तब इसको देखेंगे तो इसके द्वारा दिए गए आयनों का अपघटन इस प्रकार होता है।
तो जैसे CH3COO माइनस ये बना है तो ये NH4 प्लस बन जाएगा, टूट के दो आयन बनेंगे, ये दोनों बन गए। अब पानी से रिएक्शन कराई गई तो पानी का जो ये टूटेगा H प्लस प्लस OH माइनस में, तो H प्लस चला जाएगा इस माइनस के साथ और OH माइनस चला जाएगा इस प्लस के साथ, तो CH3COOH बन जाएगा और ये NH4OH बन जाएगा। तो कह रहा है CH3COOH तथा NH4OH आंशिक रूप से इस प्रकार आयनित रहते हैं। दोनों दुर्बल हैं, वीक हैं, इसलिए कम आयनन होगा, केवल आंशिक आयनन होगा। कैसे होगा CH3COOH का? CH3COO माइनस प्लस H प्लस NH4OH का कैसे होगा? NH4 प्लस और OH माइनस। पानी का कैसे होगा? H2O का H प्लस और OH माइनस। तो विस्तार से गणना किए बिना कहा जा सकता है कि जल अपघटन की मात्रा विलयन की सांद्रता से स्वतंत्र होती है। तो कह रहा है विस्तार से गणना किए बिना, मतलब इसको हम बिना कैलकुलेशन के ये कह सकते हैं कि जल अपघटन की जो मात्रा है वो विलयन की सांद्रता से स्वतंत्र होती है। क्यों? क्योंकि ये दोनों वीक हैं, तो जल अपघटन जो होगा ये इनके द्वारा प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि वीक हैं, प्रभावित नहीं डाल पाएंगे। खुद ही अपने आंशिक रूप से टूट पा रहे हैं तो दूसरे के टूटने को क्या प्रभावित करेंगे। तो वही कह रहा है कि विस्तार से गणना किए बिना कहा जा सकता है कि जल अपघटन की मात्रा विलयन की सांद्रता से स्वतंत्र होती है। अब देखिए विलयन का पीएच क्या होगा, तो pH इक्वल टू 7 प्लस हाफ pKa माइनस pKb। ये फार्मूला देखिए डिराइव नहीं किया गया, सीधा लिखा है, तो सीधा हमको याद कर लेना। विलयन का pH 7 से ज़्यादा होगा यदि अंतर धनात्मक हो तथा pH 7 से कम होगा यदि अंतर ऋणात्मक हो। तो ध्यान दीजिए कि ये जो pKa माइनस pKb किया है तो ये ऋणात्मक वैल्यू अगर आ जाएगी तो कह रहा है कि pH 7 से कम हो जाएगा, और अगर धनात्मक आ जाएगा तो pH 7 से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये 7 में धनात्मक आएगा तो जुड़ेगा और ऋणात्मक आएगा तो घटेगा। तो ये आ गया। तो कुल मिलाकर के जो दुर्बल अम्ल और क्षार हैं अगर बराबर बराबर वो हो रहा है तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो pH 7 रहेगा अगर बराबर बराबर आयनित हो रहे हैं। नहीं तो अगर प्रबल वाला ज़्यादा आयनित हो गया, अगर मतलब क्षार वाला ज़्यादा आयनित हो गया बेस, तो pKb ज़्यादा हो जाएगा, तो ऋणात्मक ज़्यादा होगा तो pH हमारी क्या होगी? ऋणात्मक वैल्यू होगी। तो कह रहा है विलयन का pH 7 से ज़्यादा होगा यदि अंतर धनात्मक हो। तो चूंकि ऋणात्मक वाला ज़्यादा होगा तो ऋणात्मक आ जाएगा, तो pH का मान कम हो जाएगा क्योंकि P के उल्टा होगा। और अगर pH 7 से कम होगा कब? यदि अंतर ऋणात्मक हो। तो अंतर अगर ऋणात्मक आ जाएगा तो pH 7 से कम होगा। क्यों? अंतर ऋणात्मक तभी आएगा जब pKa ऋणात्मक में ज़्यादा हो, तभी ऋणात्मक आएगा। और pKa हमारा क्या है? एसिड। तो जब एसिड ज़्यादा होगा तो pH 7 से कम होगा क्योंकि अंतर ऋणात्मक होगा, और 7 से कम का मतलब ही है एसिडिक। तो इस प्रकार से हम इसको समझेंगे। अब देखिए आगे एक क्वेश्चन आ जाता है, तो इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है उदाहरण 6.25 कह रहा है एसिटिक अम्ल का pKa तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड का pKb क्रमशः 4.76 और 4.75 है। अमोनियम एसीटेट विलयन की pH की गणना कीजिए। तो ध्यान दीजिए हम बिना कैलकुलेट जैसे कह रहा है ऊपर कि विस्तार से गणना किए बिना कहा जा सकता है कि जल अपघटन की मात्रा विलयन की सांद्रता से स्वतंत्र होती है। तो इसी प्रकार से बिना कैलकुलेट किए हम कह सकते हैं कि चूंकि pKa और pKb देखिए 76 या 75 बहुत कम अंतर है, तो 7 के साथ बहुत कम अंतर होगा।
pH 7 रहेगा और चूंकि pKb ज़्यादा है यानी बेसिक वाला ज़्यादा है तो 7 से थोड़ा ज़्यादा रहेगा। ये वो pKa वाला ज़्यादा है, ये pKa ज़्यादा है तो इसलिए 7 से कुछ थोड़ा ज़्यादा रहेगा 7.005, क्योंकि pKa अगर ज़्यादा रहेगा तो ये तो पॉजिटिव में है या निगेटिव में, तो pKa ज़्यादा रहेगा तो उत्तर क्या आएगा, इसके साथ पॉजिटिव वाली संख्या जुड़ेगी 7 के साथ, तो जाहिर सी बात है कि 7 से कुछ ज़्यादा आएगा, तो कुछ हल्का सा ज़्यादा 0.005। तो देखिए सॉल्व करेंगे। कह रहा है अमोनियम एसीटेट आयन की pH की गणना कीजिए, तो pH हो गया 7 + ½ pKa - pKb, ये फार्मूला लगाया, तो 7 + ½ pKa दिया है ये 4.76 - pKb दिया है 4.75, तो ये आ जाएगा 7 + ½ ये घटेगा तो 0.01 आएगा, तो ये आ गया 7.5 इसका होगा तो 0.005 होगा, तो ये आ गया 7.005। तो इस प्रकार से हम सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास आ जाता है बफर विलयन यानी बफर सॉल्यूशन, तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यही था।